वीडियो की स्टार्ट हम स्टेट के नेचर को समझ के करेंगे। दिस वीडियो एम्स बेसिकली टू एनालाइज कैसे एक इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और जो स्पेसिफिकली ऑयल है एक कंट्री के डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है। तो स्टेट्स जो कि गवर्निंग बॉडीज होती हैं कंट्रीज की और नेशनल बॉर्डर्स की, बेसिकली इंसानों के नेचर जैसी ही होती है, यानी कि वो उनको भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को केटर करना होता है। जो गवर्निंग पॉपुलेशन होती है उनके इंटरेस्ट को केटर करना होता है, फिर प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना होता है एंड देन एक सोवरेन कंट्री मेंटेन करके रखना होता है। बेसिक बेसिक इंसानों के इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं। लाइक इफ आप पे सर्वाइवल का आता है तो आप डिसीजंस वैसे लेते हो जो आपको सर्वाइवल में सेव कर रहे होते हैं, समथिंग 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 लाइक दैट। अब ये जो स्टेट्स हैं इनको गवर्न करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट हो गया, जिनमें से डिप्लोमेसी हो गई, उस कंट्री की ब्यूरोक्रेसी हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, एनर्जी चेंज हो गई, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फाइनेंशियल डिप्लोमेसी हो गई, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें। इन्हीं में से एक इंस्टीट्यूशन फॉरेन पॉलिसी भी है, यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अपने रिलेशंस कैसे मेंटेन कर रहा है, यानी आपकी अलाइनमेंट्स किसके साथ हैं और उससे आपको क्या फायदा। हर जगह हर चीज के बेस में जो है आपका सेल्फ इंटरेस्ट ही रहेगा, लेकिन ये सेल्फ इंटरेस्ट केटर कैसे हो रहा है इन द ग्लोबल ऑर्डर, ये फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। अब जो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी इंस्टीट्यूशंस में एक फाइनेंशियल नीड होती है। ये वीडियो क्योंकि ऑयल के इंपैक्ट्स या ऑयल की डिप्लोमेसी को एनालाइज करने के लिए तो हम ऑयल पे बात करते हैं। ऑयल से मेरा मतलब फॉसिल फ्यूल और इन सब सभी तमाम तरीके की पेट्रोलियम वाली चीजों से होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो ऑयल से अगर स्टार्ट करें तो ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट 2023 में आई थी, जो कि ओपेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उसकी खुद की प्रोड्यूस की हुई रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट कहती है कि 2022 से 2025 के बीच में हमने 2.5 बिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल पर डे की नीड को इंक्रीज किया है, यानी कंजम्पशन को इंक्रीज किया है, ये एज एट द वर्ल्ड लेवल। ये स्टेटमेंट अपने आप में ये बात जस्टिफाई कर रही होती है कि कैसे जब आप बात कर रहे हो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हो, आप ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हो, आप सस्टेनेबिलिटी की आइडिया को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हो ऑन द वर्ल्ड लेवल, स्टिल यू नीड फॉसिल फ्यूल। एंड दिस आल्सो स्पेकुलेट्स हाउ 2045 तक एटलीस्ट जो ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबल एनर्जी डिमांड है, उसकी 60% फॉसिल फ्यूल्स फुलफिल कर रहे होंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्फेयर में और ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस आपस में कनेक्टेड है स्टेट के, तो जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, साथ में हम ये भी देख रहे होंगे कि जो भी डिसीजंस आज तक पैन आउट किए हैं इस पूरे कंटेक्स्ट में, उनमें स्टेट्स के इंटरेस्ट को कैसे कैटर किया है। स्टार्ट करते हैं तो ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग की बेसिकली द फुल फॉर्म इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो कंट्रीज जो पेट्रोलियम ओन करती हैं, पेट्रोलियम की नेचुरल रिसोर्सेज ओन करती हैं और उनको एक्सपोर्ट करती हैं, उनका एक ग्रुप है। और ओपेक बेसिकली तो ओपेक बेसिकली 5 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था जो कि मेजरली ओन कर रही थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। मूविंग फॉरवर्ड, अब ओपेक के एस्टैब्लिश होने की जरूरत क्यों पड़ी थी, इससे स्टार्ट करेंगे हम और फिर पैन आउट करेंगे कि इंडिया कैसे एनर्जी डिप्लोमेसी को मतलब। इससे पहले हम अपना रिसर्च क्वेश्चन अगर एक बार एस्टैब्लिश करना चाहें तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडिया के फॉरेन रिलेशंस किस तरीके से ओपेक के थ्रू हो रही डील से इंपैक्ट होते हैं और ये कैसे इंडिया की जो एनर्जी डिप्लोमेसी है और एक सस्टेनेबिलिटी का आइडिया है और एनर्जी रेजिलियंस है, इसको कैसे शेप करते हैं, इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स देने की कोशिश कर रही होगी पूरी वीडियो, ऑल द 5 मेंबर्स। या सो हिस्टोरिकल मेंबर्स से बैकग्राउंड से स्टार्ट करें तो इनिशियली जब लाइक पोस्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज समथिंग कॉल्ड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो कि 1944 में आया था, was having an idea कि अब इकोनॉमिक रिसेशन नहीं लाने देना है। तो देयर इज अ बेसिक आइडिया कि आपको एक पर्टिकुलर करेंसी एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज करेंसी एस्टैब्लिश करो, जो कि यूएस डॉलर एस्टैब्लिश की गई थी। उस टाइम पे गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा थे उसके पास। ये यूएस डॉलर की एस्टैब्लिशमेंट ने 7 सिस्टर्स करके एक नेक्सस को जन्म दिया था, जिसमें एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, गल्फ, टेक्साको, बीपी और शेल जैसी कंपनीज थी, जो कि ब्रिटिश और यूएस की कंपनीज थी, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनीज थी। और इन्होंने रॉयल्टी के बेसिस पे ये तेल के कुएं खरीद लिए थे। इससे हुआ क्या था कि बहुत मिनिमल मार्जिन पे ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे थे, बहुत मिनिमल उस पे। अब क्योंकि स्टेट और का नेचर सेम होता है, जैसा मैंने इनिशियली समझाया, जिनके पास ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था उन्होंने क्या बोला कि भैया जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें बेचना चाहिए। तो there was one event, very important event in 1973. There was something called oil embargo after the establishment of OPEC in 1960.
ऑयल एम्बार्गो वाज लाइक सैंक्शनिंग द सप्लाई ऑफ ऑयल, कि अब हम तुम्हें तेल देंगे ही नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल की जो कंपनीज हैं उनके पास ऑयल नहीं था, यानी ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर गया था और ऐसी बहुत सी चीजें हुई थी जिसकी वजह से ऑयल की नीड, ऑयल की ग्लोबल पावर सब कुछ बहुत ज्यादा समझ में आई थी, और यहां से पूरी रिसर्च पैन आउट करती है, राइट। ठीक है, आज की बात करें तो ऑयल बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, और इनका 40% ओपेक और एक लाइक अम्ब्रेला टर्म में ओपेक प्लस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें रशिया और चाइना और थोड़े बहुत ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड की 40% ऑयल सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये 40% ऑयल सप्लाई कंट्रोल कैसे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक मल्टीपोलर सिस्टम में गवर्न करता है, और इंडिया कैसे अपने स्टांसेस को इसमें बना रहा है, इसको एनालाइज करने की अब कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पे से हम ये समझते हैं कि इंडिया की एंगेजमेंट और शिफ्ट कैसे रही है, तो 1973 के पहले इंडिया को नीड बहुत ज्यादा थी ऑयल की, और ऑयल के सपोर्ट के लिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, तो आप जो मांग रहे हो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब आप बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो, और आपका इंपोर्ट बिल जो है वो ट्रिपल कर जाता है 1973 ऑयल क्राइसिस में, एंड जिसकी वजह से आपकी कंट्री में एक इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाती है और आप में बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट्स बन जाते हैं। ये सभी इश्यूज ने इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज को और ऑयल एक्सचेंज को मोल्ड किया। अब इंडिया ने ऑप्शंस देखने शुरू किए। इन ऑप्शंस के एनालिसिस में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इंडिया कैसे एक मल्टी लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अब जो इंडिया का स्टांस है वो ये है कि कैसे आप ओपेक के साथ अच्छे रिलेशंस रख के, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऐसे में आप कैसे ओपेक के साथ अच्छे रिलेशंस रख के अपने आपको बैलेंस कर सकते हैं, यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाने की कोशिश इंडिया कर रहा है अपने साइड पे। इस तरीके से इंडिया प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें ऑयल और समझने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कैसे दो चीजें और एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिनको बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम और फाइनेंशियल डिप्लोमेसी, और एक दूसरे से लिंक्ड है। तो पेट्रो डॉलर बेसिकली वही है कि कैसे ऑयल के सभी ट्रेड्स जो है वो डॉलर में हो रहे हैं। डॉलर में क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे पहले एम्बार्गो के पहले जो था वो डॉलर का सिस्टम था, धीमे धीमे वही चला आ रहा है। बस हाँ, अब कंट्रोल जो है वो ओपेक के पास है या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के पास है, अब सेवन सिस्टर्स के पास नहीं है। अब ये पेट्रो डॉलर का होना फाइनेंशियल ग्लोबल ऑर्डर में यूएस की डोमिनेंस या फिर एक कंट्री की पर्टिकुलर डोमिनेंस या हेजेमन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये बढ़ा देना बहुत सी चीजों को ट्रिगर कर रहा है, जिन पर हम बात करेंगे। देखिए हो क्या रहा है कि, ठीक है, तो पेट्रो डॉलर जो है हो क्या रहा है कि आप एक ऐसी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हो जहां पर एक कंट्री की एक पर्टिकुलर डॉलर, एक पर्टिकुलर करेंसी बहुत ज्यादा चल रही है, और क्योंकि ऑयल सिर्फ बैरल्स नहीं है बल्कि करेंसी और कंट्रोल है, तो हर कंट्री जो कि एक नया एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर बना रही होगी, एक मल्टी ऑर्डर सिस्टम फॉर्म हो रहा होगा, यूएस की सिंगल हेजेमन शिफ्ट हो रही होगी, ऐसे में हर कंट्री कहेगी भैया हम तुम्हारा क्यों करें, हमारे पास क्षमता है, हम करेंगे अपना खुद का। तो पेट्रो युआन जैसे कॉन्सेप्ट्स निकल करके आते हैं, जब चाइना कहती है कि आप पेट्रो युआन में डील करिए। इंडिया अपने आप में रूपी बेस्ड ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इंडिया रशिया से डील कर लेता है ग्लोबल सैंक्शंस और टैरिफ्स के बावजूद, क्योंकि इंडिया को खुद का फायदा हो रहा होता है। ये सभी चीजें उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ही तो है। उस ऑर्डर को चैलेंज करने के आइडिया से ही तो पूरे वर्ल्ड की ड्राइविंग फोर्स जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही है, यानी इंडिया एक कॉस्ट एफिशिएंसी वर्सेस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पेमेंट सिस्टम का शिफ्ट है, ये एक फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन को भी फॉर्म कर रहा है। इसीलिए ऑयल बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। अब मूविंग टुवर्ड्स द एंड, करंट डायनामिक्स को समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे बाकी टीम मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, करंट डायनामिक्स जो है और जो फ्यूचर बैलेंस, उसमें ऐसा है कि इंडिया अभी स्टैंड करता है डुअल टाइज पे। ओपेक के जो मेंबर्स हैं उनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेंबर्स हैं इंडिया के ट्रेड के। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर्स भी है, तो ऑयल की वैसे भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। नॉन ओपेक जो कंट्रीज है, जिनमें रशिया है, जिनमें जो कि ओपेक प्लस की कंट्रीज है, बट जिन पे क्योंकि डिस्काउंटेड क्रूड मिल रहा है आपको, इसलिए आप उनके साथ ट्रेड करो। तो बेसिकली क्योंकि मैं एज अ स्टेट कह रहा हूं कि देखो मैं तुमसे तो कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरी डिपेंडेंसी तुमसे नहीं चल रही है, तुमसे मैं बेहतर कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगर रुक जाओगे तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी या मेरी डेवलपमेंट रुक जाएगी, मेरी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी बहुत अच्छे से। मेरे पास और अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। ये एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से एक डेटरेंस क्रिएट होती है। ये डेटरेंस इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसीज या अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, डिसिसिव पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोल्ड करने का मौका देती है। ठीक है, तो और समझते हैं कि हमारा गोल यहाँ पे, मतलब इंडिया का जो पूरा गोल है वो एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। पूरे वीडियो की एनालिसिस आगे आपको जो भी 30 मिनट के आसपास की वीडियो दिखेगी, उसका एनालिसिस यही है कि कैसे आप
सॉरी, कैसे इंडिया ये सीख रहा है कि आप सिर्फ ये फॉलो मत करिए कि स्टोरी क्या चली आ रही है, बट हम कैसे जो स्टोरी है उसको रिडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम स्टोरी में टर्न्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरे वीडियो का अगर हम क्रक्स निकालें तो नथिंग एल्स एक्सेप्ट हाउ सेल्फ इंटरेस्ट इज catered as a state. Then there is something also yeah, we'll come to that later part of the video. Very simple that अब हमको अब now Dheeraj will explain how OPEC plus internal dynamics and India's stances have been working out lately. Like India's strategic position अभी क्या है, और तो over to Dheeraj. That's it from my side. Thank you guys. अंशुमान ने बात की थी ओपेक प्लस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रिवोल्यूशन की। अब मैं आगे बात करूंगा ओपेक प्लस इंटरनली कैसे काम करता है और ओपेक प्लस के साथ इंडिया की रिलेशनशिप कैसे है। ओपेक प्लस एक संगठन है जिसका मेन पर्पज़ है कि वे ग्लोबल लेवल पे ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करे और साथ ही ऑयल प्राइसेस को स्टेबल बनाए रखे। इसकी 23 मेंबर कंट्रीज़ है जिनमें दो सबसे बड़ी कंट्रीज़ है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, सऊदी अरेबिया और रसिया। सऊदी अरेबिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्विंग प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि यह इंस्टेंटली प्रोडक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है प्राइस एडजस्ट करने के लिए। इसके साथ ही रसिया भी एक स्ट्रॉन्ग ऑयल प्रोड्यूसर है जिसका आउटपुट ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पेक्ट करता है। बात करें ओपेक प्लस के डिसीजंस की, तो ओपेक प्लस के डिसीजंस मेनली इस कंट्रीज़ के इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हर कंट्री का इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे सऊदी अरेबिया चाहती है कि ऑयल प्राइसेस स्टेबल बने रहें, इसके लिए वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती रहती है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे नाइजीरिया और अंगोला जिन पे बहुत ज़्यादा डेट है, वो चाहती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करे वो, जिससे उनको ज़्यादा पैसा मिल पाए। और इसके रसिया का स्टैंड देखें तो वो चाहती है कि प्रोडक्शन में डीप कट ना किया जाए ताकि मार्केट पे उतना बुरा इम्पेक्ट ना पड़े। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ओपेक प्लस हर कंट्री के लिए एक प्रोडक्शन कोटा सेट करता है जिसमें कंट्री उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उतना ही ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है। इसके ऑब्जर्वेशन के लिए ओपेक प्लस एक कमेटी यूज़ करता है जो है JMMC, जॉइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी। इसका काम होता है कि देखना हर मेंबर कंट्री अपने प्रोडक्शन कोटा को फॉलो कर रही है या नहीं। इसके साथ ही ओपेक प्लस के डिसीजंस डिपेंड करते हैं ग्लोबल इवेंट्स पे, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे कोविड पेंडेमिक। इन पे भी ओपेक प्लस के डिसीजन डिपेंड करते हैं क्योंकि ये प्राइसेस स्टेबल करने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहते हैं। बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहता है ओपेक प्लस डिसीजंस का, तो एक स्टेटमेंट है IMF के फॉर्मर चीफ का कि व्हेन ओपेक प्लस स्नीजेस वर्ल्ड इकोनॉमी कैचेज कोल्ड। तो इससे साफ पता चलता है कि ओपेक प्लस के डिसीजंस वर्ल्ड इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पेक्ट करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन और ट्रेड आदि को। अब बात करते हैं इंडिया के रिलेशंस ओपेक प्लस के साथ। तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर देश है, इसलिए इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए ओपेक प्लस पे भी हेवीली डिपेंड करता है। इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 60 से 70% हिस्सा ओपेक प्लस कंट्रीज से आता है, जिनमें ओपेक प्लस में से मेजर सप्लायर है इंडिया के रसिया, सऊदी अरेबिया, UAE और इराक। सऊदी अरेबिया इंडिया का सबसे रिलायबल ओपेक सप्लायर है। इसके अलावा रसिया 2022 से इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर देश है क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर के कारण रसिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस है, जिसकी वजह से रसिया इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल सप्लाई करता है। साथ ही इंडिया अन्य ओपेक कंट्रीज के साथ इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग से कंटिन्यूस टॉक करता है, जिसमें वह कंज्यूमर कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ऑयल प्राइसेज को स्टेबल रखने की बात करता है। इसके साथ ही इंडिया रसिया, UAE और सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट में कर रहा है, जो ये दिखाता है कि इंडिया अपनी प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए कैसे अपने लोगों के लिए अफोर्डेबल एनर्जी सिक्योर कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है डिपेंडेंस कम करने के लिए ओपेक प्लस कंट्री से। तो सबसे पहले आता है कि वह अपने सोर्सेज अब सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करे। इसके लिए वह USA, ब्राज़ील और कुछ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओपेक प्लस कंट्रीज़ के साथ ही, ताकि वो भी इंडिया पे डिपेंड करे, अब जिससे दोनों म्यूचुअल एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त कर सके। तीसरे नंबर पे है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का एक्सपेंशन, ताकि इंडिया के पास इमरजेंसी के लिए भी कुछ
पेट्रोलियम रिजर्व्स रहे जिसका वह इमरजेंसी के टाइम यूज़ कर सके। और लास्ट है रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, जिसमें इंडिया को स्लाइटली एक शिफ्ट लेना चाहिए हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ, ताकि वह ऑयल पे इतना डिपेंड ना करें। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ओपेक प्लस के डिसीजन शेप होते हैं ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई और अपनी मेंबर कंट्रीज़ के इंटरेस्ट से। इसके अलावा इंडिया एक मिक्स स्ट्रेटेजी यूज़ करता है डिप्लोमेसी और डाइवर्सिफिकेशंस की अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। नाउ निश्चल विल टॉक अबाउट इंडियाज role in non-OPEC and OPEC plus balancing. Over to Nisal. Department. Now, I am talking about my subtopic, which is global oil competition and India's role in non-OPEC and OPEC plus balancing. So, the central question is, how does India navigate its energy diplomacy in a globalized oil market, increasingly divided between OPEC plus dominance and non-OPEC competition? So, for this topic, I have mainly referred to the three credible sources. First one is a research paper and analysis of OPEC oil production reaction to non-OPEC supply. Second one is also a research paper by Volker Rowan, what drives OPEC production supply. And the last one is a background OPEC in a changing world. So let's start with global oil competition. According to the CFR backgrounder, OPEC controls around 40% of world's oil production. Because of this, OPEC acts like a cartel, coordinating oil output to influence global prices. In today's globalized world, the oil market has become one of the most competitive and politically sensitive parts of the global economy. The global oil market is extremely dynamic and political. Earlier, the entire oil system was pretty much dominated by OPEC, led by countries like Saudi Arabia, which decided how much oil to produce and what price to set and all this. But in the last 2 decades, things have changed drastically. Non-OPEC producers and new technologies, especially the US shale oil revolution, have completely transformed the global energy landscape. सो जो हमारा EIA का रिसर्च पेपर है उसके अकॉर्डिंग शेल ऑयल बूम हैज completely changed the global energy map. अमेरिका जो कभी वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर था अब एक्सपोर्टर बन गया डायरेक्टली competing with OPEC. It has created multipolar energy market जहां एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा कंट्रोल नहीं है. आज कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं, प्राइस कंट्रोल, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी है. फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे एनर्जी प्राइसेस एक डिप्लोमेटिक वेपन बन गए और ओपेक प्लस अब मार्केट स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स के बढ़ते आउटपुट की वजह से उनका कंट्रोल लिमिटेड हो गया है. दिस ऑल शोज कि ग्लोबलाइजेशन ने ऑयल मार्केट को पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट बना दिया है. एक रीजन में जो चेंज होता है उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के फ्यूल प्राइसेस पे पड़ता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में भी यही होता है कि कोई भी चेंज एक एक पार्ट ऑफ द रीजन में हो रहा है वर्ल्ड के और वो हर जगह पे उसका इफेक्ट जा रहा है. नाउ वी कैन टॉक अबाउट व्हाट ड्राइव्स ओपेक प्रोडक्शन सप्लाई. OPEC centrally controls much of the world supply, but this is generally accepted कि ये उतना well understood नहीं है how OPEC exercises this broad function but drives its decision making. So ये आर्टिकल OPEC की प्रोडक्शन पॉलिसीज को क्लोजली स्टडी करता है. तो 2019 टू 2022 के पीरियड के लिए जो OPEC ने रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज को लेके. So the author find out that the OPEC की decision making policies को 3 vector matrix model से assessed किया जा सकता है, in which the first one is internal drivers, OPEC's own forecasts, internal coordination and the market strategies. Second one is external factors like geopolitical sanctions, US shale boom, climate change policy pressures, and the last one is the position of third states, like the influence of reactions of major consumer countries such as India, China, etc. अब हम आते हैं India's balancing role between OPEC and non-OPEC nations. India is the third largest oil importer जिसका लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है. ट्रेडिशनली इंडिया ओपेक कंट्रीज पर डिपेंडेंट था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से इंडिया हैज टू रीथिंक अबाउट इट्स स्ट्रेटजीज. नाउ इंडिया एक्टिवली डाइवर्सिफाई कर रहा है
नॉन ओपेक कंट्रीज जैसे रशिया, ब्राजील और यूएस से इंपोर्ट्स बढ़ाए गए हैं। साथ ही इंडिया रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है। According to Ministry of External Affairs policy report, India's energy diplomacy in a changing global order, India began diversifying its oil imports by building new partnerships with OPEC countries like US, Brazil, and several African nations. The reason is simple. Depending only on one group makes India vulnerable to price hikes and production cuts and all this. So EIA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में OPEC प्रोडक्शन रिस्पॉन्स टू नॉन OPEC इंक्रीज प्रोडक्शन is to reduce production to maintain the favorable prices. But in the long term, OPEC अपना production बढ़ा रहा है to secure its market share globally. Whenever OPEC plus cuts output, global prices shoot up, affecting India's economy, inflation, and trade balance. As reported by the Hindu and the Reuters, India continued to purchase discounted Russian oil despite Western pressure, prioritizing its national energy security. At the same time, Indian diplomats urged OPEC Plus to adopt fair pricing policies that consider the needs of developing countries. Today, India's energy diplomacy is a delicate balance between long-term strategic ties with OPEC Plus for a stable supply and future investments, and a stronger cooperation with non-OPEC nations to maintain its flexibility and competition in the market. By this approach, India is energy game में एक passive buyer से एक active negotiator बन गया है. It also positioned India as a key voice of Global South, promoting fair, stable, and inclusive energy policies at international forums like the G20 and IEA. So in conclusion, it is clear that global oil competition has become more interconnected, multipolar, and politically sensitive. OPEC's traditional dominance is being eroded by new producers like the US, Brazil, technological shifts, and renewable energy transitions. India is the third largest oil importer, cannot rely solely on one bloc, hence its strategy of balancing OPEC plus ties while expanding trade with non-OPEC nations reflects strong energy diplomacy. During the crisis of Russia-Ukraine war, India's decision to continue buying discounted Russian oil showed policy independence driven by national interests. India is investing in renewable and advocating fairer energy prices for developing nations in global forums. So overall, India's approach truly represents a model of emerging economies, a balance between realism and cooperation in a global energy order. So that's all from my side. Thank you. Everyone, I am Pankaj Kumar Mathur from BSc Physics Honors, and my topic of presentation is India's oil security and economy. In my topic, there is a critical analysis of the impact of India's energy security and domestic economic challenges stemming from global oil markets dynamics, particularly those influenced by OPEC. Mainly, I divided my topic into certain subtopics, which are oil price volatility and impact on India's economy. Second one is the policy responses, subsidies, strategic reserves, and renewable investments. And last is how OPEC plus policies are influencing India's inflation and fiscal balance. Here I will discuss how crude oil price fluctuations impact India's macroeconomy and strategic policy responses adopted to mitigate these risks. My first subtopic is oil price volatility and India's economy. Oil price volatility characterized by a sharp and unpredictable swings. It is a double-edged sword for India because it directly affecting our entire economic structure. Global oil price has a cascading negative effect on India's economy, which can be trade deficit or a current account deficit. इंडिया अपना इंपोर्ट यूएस डॉलर में पे करता है. अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो इससे इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इससे नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ जाएगा, और इस गैप के बढ़ने से जो इंडियन करेंसी है, जो इंडियन रुपी है, उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस डेप्रिसिएशन की वजह से जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा. इसका दूसरा असर पड़ेगा कॉर्पोरेट कॉस्ट पर. ऑयल और उसके डेरिवेटिव जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स. Higher fuel prices increase the operating and production cost across all the sectors, from agriculture to manufacturing and service sector, and this leads to the erosion of corporate profit margins. And corporate profit अगर कम हो जा रहा है तो it leads to the lower capital expenditure.
and lower capital expenditure means very slow economic growth. Our next subtopic is how OPEC plus policies influence India's inflation and fiscal balance. OPEC plus policies directly influence India's price stability and government finances. जैसे कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, चूँकि ये एक इसेंशियल इनपुट है बहुत सारे गुड्स एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, तो इससे डायरेक्टली बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी. लाइक अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इस फिनोमिना को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड दिस इज द बेसिक इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर विच आर अफेक्टेड बाय द ओपेक पॉलिसी. और अगर इस तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ये आरबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट करना काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा. और अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई को, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा. नेक्स्ट, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी. अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे. तो इससे जो है प्राइस राइज जो होता है वो तो जो है कंट्रोल में आ जाएगा, बट इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे कि बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी. और इससे इंडिया का जो फिजिकल बैलेंस है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. वो इसलिए क्योंकि अगर प्राइस अनअफोर्डेबल है तो गवर्नमेंट पे सब्सिडी बर्डन बढ़ेगा, और अगर गवर्नमेंट पे सब्सिडी बर्डन है तो वो जो है उसे सब्सिडी ग्रांट्स लेनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो OMCs हैं, उनको जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट ग्रांट्स देगी, जिसकी वजह से जो है जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा. और इससे जो है इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा. यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटीज़ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्सेस को कट कर देगी, जिसके वजह से मतलब कंज्यूमर्स को तो रिलीफ मिलेगा, बट फर्दर इससे जो इंडिया का जो फिजिकल बैलेंस है जो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन में आ जाएगा. इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का जो अवेलेबल फंड है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, तो वो जो है अवेलेबल नहीं रहे. Our next subtopic is policy responses, subsidies, strategic reserves, and renewable investment. India employs a multi-pronged strategy to manage energy security and mitigate the economic shocks from oil price volatility. Direct subsidies like LPG under schemes like PM Ujjwala Yojana, it ensures essential energy remains affordable for low-income households as well. Next one is strategic petroleum reserves. For example, buffer stocks. These are maintained by the Indian Strategic Petroleum Reserve Limited. It stores massive quantities of crude oil in underground rock caverns. These are an emergency buffer designed to promote enough oil to meet the country's demand for a special number of days in case of global supply crisis. And India is actively working upon this and expanding the capacity of its SPR by public-private partnership PPP models. And India is, aims to achieve the for a 90 days reserve target, which was recommended by the International Energy Agency. We all know only the short-term measures are not a solution of the energy security. That's why India is working on a renewable investment. India has set target to install 50 gigawatt of the non-fossil fuel-based energy capacity by 2030. This is done through the massive investment in solar and wind power. It aims to decarbonize the electricity sector and reduce the use of fossil fuels. Also, the promotion of ethanol blended petrol (EBP), aiming for 20% ethanol blending E20 fuel and adoption of compressed biogas as CBG are crucial to substitute a portion of crude oil with domestic produced alternatives. Also, the use of electric vehicles (EVs) aims to decarbonize the transport sector, which is the largest consumer of petroleum products. This can lead to diminish of India's oil demand over the next few decades. To conclude, my topic highlights the challenge of global oil volatility. It is not just a global diplomatic or a trade issue. It is fundamentally domestic, economic and fiscal stability challenge. And for India, I will say the successful execution of its ambitious clean energy goals is the only single greatest strategy for India to ultimately manage the volatility of the global crude oil market. Charan Yadav, and we are here to understand the India and OPEC future projections and energy transition, and how the energy transition is going to shape the India OPEC future projections and its relations in the upcoming years. In order to understand the topic, we have to divide the topic into various subtopics, and we have to understand the topic in a very mathematical way.
So I have divided the topic into various subtopics which are as follows: energy demand trends in world and India. We have to understand what is actually the energy demand trend at the India level and at the global level. If we talk about the India level, we have a report by IEA that says that India is going to add 1.2 million barrels of oil demand. What it actually means? It actually means that India's oil demand is going to increase in the upcoming years by 1.2 million barrels per day. And at the global level, we have another research paper whose name is OPEC's World Oil Outlook 2023 and IEEJ Outlook 2024 that tells us about that global oil demand will continue to grow till 2045. And my dear friend, we have to understand that it is not the demand trend and its increasing trend that is going to make the OPEC much relevant at the global level and for the India. It is actually the supply side, whether the OPEC is playing good role in the supply or not, that will decide its importance and significance for India as well as at the global level. If we talk about the supply side about the India is importing from the Middle East, North America, South America and Europe. My dear friend, we have to understand that it is the Middle East that forms much of the OPEC, and it is the countries of the Middle East that forms the OPEC and Middle East's share in India's oil production in India's oil is about 46 to 50%. That makes it much relevant for India. And at the global level, if we talk to understand the relevance of the OPEC, we have to divide the oil producing countries into OPEC and non-OPEC countries. Non-OPEC countries are going to they are going to control the production till 2030, because thereafter their production will stagnate, their production will be constant, because US sale production is going to be peak by 2025, and thereafter there will be a gap in energy demand, and this gap in energy demand is going to be fulfilled by the OPEC. Hence the OPEC's overall relevance at the global level also increases. Moving on to the second subtopic, that is OPEC's production strategy and the spare capacity. OPEC's production strategy include the quota system. On the basis of which quotas are defined to different member of the OPEC, and on the basis of the quotas, the oil production is supplied to various countries. And in order to understand the spare capacity, we have to understand what the spare capacity is. Spare capacity can be defined as the amount of production a country can bring online within a short period of time, and this spare capacity can be used for the price stabilization as well as price destabilization. As per the report of the rise of OPEC spare capacity in global oil market stability 2013 by IMF, it shows that how the spare capacity by the OPEC countries are used the price stabilization at the global order. And on the other hand, the report by Killian and Murphy, Journal of Applied Econometrics 2014, is actually telling us about how the prices were destabilized, how the prices were increased, how the prices were spiked. Moving to the third topic, that is crude oil pricing dynamics, how the crude oil pricing is controlled at the global level. As we have seen that how the OPEC controls the pricing dynamics by stabilizing and destabilizing with the help of the spare capacity. But while studying the pricing dynamics, we cannot ignore the US shale production, as US shale production has come into the picture and it has changed the dynamics at each and every aspect. In order to understand the crude oil pricing dynamics, US shale production is an important factor that has to be kept in mind. Moving to the fourth subtopic, that is the geopolitical factor. What are the geopolitical factors that are actually responsible for increasing the significance of OPEC at the global level? First one is the Middle East stability. Middle East stability has been very important factor in increasing the relevance of OPEC at the global level, as shown by the report Geopolitical Risk and the Microeconomy. The report has shown that instability leads to price increment of the crude oil. Another important factor that has to be kept in mind is the US-India relationship. As the report, the conventional oil supply boom aggregate price response from microdata 2017 to 2023 has shown that US shale production has responded 2 to 4 times faster to the oil shocks than the OPEC countries. So its relevance in the global oil pricing, global crude oil pricing is very important. But another important factor that has to be kept in mind in order to understand the global oil
global crude oil pricing dynamics is the pricing per barrels. In order to maintain the US steel production profitable, uh, approximately $60 per barrel is the profitable prices as shown by the Indian Express report. But the OPEC's production is profitable at the price of 40 to $60 barrels per day. So, by in terms of responding, the US oil production has been very active. It has been very significant. But in terms of pricing, it has been very. Its price has been on higher as a result. The overall dominance, the overall significance of the OPEC has to be in dominant stage, has to be is it has to be having more is over to the force of topic, that is the geopolitical factor. What are the geopolitical factors that are actually responsible for increasing the significance of OPEC at the global level? First one is the Middle East stability. Stability has been very important factor in increasing the relevance of OPEC at the global level, as shown by the report Geopolitical Risk and the Microeconomy. The report has shown that instability leads to price increment of the crude oil. Another important factor that has to be kept in mind is the US-India relationship. As shown by the report India and US Strategic Partnership 2020, Pant SB and Boma Gandhi, as India deepens ties with the US, its reliance on the Gulf supply becomes less risky. Because of these geopolitical alignment, India, US, India, OPEC, China, OPEC. OPEC is seen Asian demand as the future demand. These Asian demands include the demand of China and India. Why it is so? Because China provide the stable demand and India provide the fastest demand to the OPEC. And because of these reasons, OPEC has to be in the favor of the Asian demand, particularly in the favor of the China and India. Hence, for India and China and Asia as a whole, the OPEC's relevance increases. And now coming on the India's energy transition policies, there is a roadmap for India's energy transition in the transport sector 2024. It shows that petroleum reduction is going to take place by 9% by the year 2030 to 31 and by 40 to 50% by 2050 to 51. It shows that although these are the reduction that is going to take place at very ambitious criteria, hence these are very likely to get fulfilled. Hence, the relevance of the petroleum product is going to increase in the upcoming year, and at least we can say up to 2060, the relevance of the petroleum product for the country like India is going to increase. And in these scenarios, in these pictures, in these backgrounds, the relevance of the OPEC for India increases, and it is going to increase up to 2060. And on the basis of the discussions and on the basis of the different dimensions that we have covered till now, different conclusions can be drawn, and the conclusions are as follows. First one is the up to 2040 and up to 2040, 2045 to 2050, the energy demand is going to increase at the global level as well as for India. Hence, the overall importance, the overall significance of OPEC is going to increase in the upcoming years. Why? Because it is going to be very significant, and the reasons for this are as follows. Now, as the energy demand is going to increase, the overall significance of the OPEC is likely to increase in the upcoming years, and it is bound to increase in the upcoming years. Now, why OPEC's dominant role is going to increase? There are multiple factors that are actually contributing to this. First factor is its importance in the global order. It is very important in the global order, as it can use its spare capacity to stabilize and destabilize the pricing dynamics at the global level. Another important factor that has to be kept in mind that now OPEC is seeing Asia as the future market, and particularly China and India as the future market. So OPEC is bound to make the policies, it is bound to take the decisions that are favorable to the China and the India, and hence the India as a country can take the benefit from the policies, from the decisions made by the OPEC in the favorable of the Asian countries, in the favor of the India particularly. And another important factor is the pricing dynamics. The price is very controlled, the price is very low in comparison of the US steel production, but it has to fight with the pricing of the Russian production, as the Russian production price is also comparatively low. But my dear friend, the another important factor that has to be kept in mind is that Russian pricing factor is diluted by the overall significance of the OPEC.
with the help of the spare capacity, as the spare capacity can be used at the large scale in the times of the crisis to stabilize and destabilize the prices, while Russian oil cannot do this way on that large scale. Another important factor that has to be kept in mind is the US position. US steel production is another important factor that is important in pricing dynamics, but its position is getting diluted by its higher prices by because of its per barrel pricing is quite higher in comparison of the OPEC's production. Takeaways that India can take from the above discussion is that India has to take the profit of the time as the OPEC is seeing India and China at the future market. So it is bound to make the policies that are favorable to these countries. Hence, it is the time to take the profit from the policies, from the decisions of the OPEC. Another important factor is that to diversify the importing countries, as in case of the socks, it will enable India to shift their import from one region to another region. Another important take away is the capacity. India has to increase the capacity to store the fuel, so in the case of the crisis, the stored fuel can be used to maintain the prices at the domestic level.